अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ और क्वेश्चंस वैक के बेसिक से हम डिस्कस करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा और सारी की सारी टर्म्स को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि बोलते हैं फिल द फॉलोइंग मिसिंग वैल्यूज़। और मिसिंग वैल्यूज़ जो है ना, वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। यानी कि आपने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ढूंढना। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ये हम क्लास में लॉजिकली पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं केस नंबर 1 पर जाऊं, केस नंबर 1 में एक डेट है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 10% है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी 10% है, और टर्म इन ईयर्स 3 साल, रिडेम्पशन वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू ढूंढनी है। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ईयर 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है। और मैं फिर यहाँ पर रेलेवेंट कैश फ्लोज लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ केस ऐसा है कि ये जो भी बॉन्ड होल्डर होगा, इसको पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? फेस वैल्यू का 10%। हम फेस वैल्यू और कूपन रेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फेस वैल्यू का 10% यानी कि पहले साल 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल दोबारा से फेस वैल्यू इंटू 10% यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे साल फेस वैल्यू इंटू 10%, ये इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जब रिडेम्पशन होगी तो 100 रुपये भी मिलेंगे। यानी कि जब वो रिडीम करेगा तो उसको उसका ओरिजिनली डिपॉजिटेड अमाउंट भी वापस मिल रहा होगा, यानी कि 110 मिलेंगे। अब हम डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मार्केट का इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में हर कोई चाह रहा है कमाना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। करेक्ट। पावर 1 इसलिए क्योंकि ईयर नंबर 1 का डिस्काउंट फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी तरह से हर साल का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 3 होगी। फिर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ईयर 1 के कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई ईयर नंबर 1 का डिस्काउंट फैक्टर, इसी तरह से ईयर 2 के कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई ईयर 2 के डिस्काउंट फैक्टर, और फिर ईयर 3 के कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई ईयर नंबर 3 का डिस्काउंट फैक्टर। और हम इन तीनों को कर लेते हैं ऐड। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो देखिए 100 रुपये आ गया। यानी कि इस स्पेसिफिक डेट की जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, वो है 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये में ये डेट जो है वो मार्केट में ट्रेड होगा, जिस पर 10% का कूपन मिल रहा है। रिडेम्पशन भी 100 पर ही हो रही है। ठीक है जी। और मैंने क्लास में इसको जो है वो आप लोगों के साथ प्रूफ भी करा हुआ है। अच्छा, केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 का स्ट्रक्चर तकरीबन मोर और लेस सेम है। डिस्काउंटिंग का रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट भी 10% है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें क्यों ना कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है। और कैश फ्लोज को चेंज करना होगा। मेरे ख्याल में फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 12% है, तो ये अब हो जाएगा 12% के हिसाब से पहले साल के 12, फिर 12% के हिसाब से दूसरे साल के 12। तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल 100 का 12% ये इंटरेस्ट मिलेगा। फेस वैल्यू को आपने कूपन रेट से मल्टीप्लाई किया, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। यानी कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल आपका अमाउंट था, जो 100 रुपये था, उससे ज़्यादा पर रिडेम्पशन होगी, 120 पर होगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट 10% ही है, तो 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे गए। और मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ पर आता हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से, इसी तरह से 12 को, और इसी तरह से 132 को, और इन सब को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये बनता है 120। ठीक है जी। यानी कि इस बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, वो 120 है। 120 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है। ठीक है। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने 10% के हिसाब से यानी कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिस्काउंट किया। लॉजिक वगैरह सारी हमने क्लास में डिस्कस करी, और आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जनाब, ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया।
इसी तरह से तीसरा पार्ट मैं कर देता हूँ और फिर चौथा आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह सही आंसर आएगा। और आपने करना क्या है, कैश फ्लोज अगेन ड्राफ्ट करने हैं। केस नंबर 3 में हमारी जो फेस वैल्यू है वो 100 है और जो कूपन रेट है वो 15% है। तो 100 इंटू 15% हो जाएगा। दूसरे साल भी 100 इंटू 15% होगा। और तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल जो है वो 100 इंटू 15%, इससे इंटरेस्ट आ गया। और रिडेम्पशन कितने पे हो रही है, रिडेम्पशन हो रही है 80 पर, रिडेम्पशन हो रही है 80 पर। तो रिडेम्पशन अगर 80 पर हो रही है तो 80 रुपये आखिरी साल मुझे वापस मिलेंगे। और डिस्काउंट फैक्टर्स भी यही हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स भी यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर इनकी करनी है डिस्काउंटिंग, ठीक है जी। अच्छा नहीं, डिस्काउंट फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं ना। जो डिस्काउंटिंग का रेट अब यूज़ करेंगे हम लोग वो 7% यूज़ करेंगे। जो डिस्काउंटिंग का रेट अब हम यूज़ करेंगे वो 7% करेंगे। जो डिस्काउंटिंग का रेट यूज़ करेंगे वो हम 7% करेंगे। ये डिस्काउंट रेट रेलिवेंट होगा। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे हम कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स से, और ये हमारे पास सारे कैश फ्लोज आ गए। हमने इन सब को ऐड किया, इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज़ को 104.6686। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है जनाब। इसी लॉजिक और इसी सीक्वेंस और इसी तरह से आपका केस नंबर 4 होगा, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विद फॉलोइंग डिटेल्स यूजिंग, यानी कि डिटेल्स ये हैं और यूज़ क्या करना है। नंबर 1, प्री टैक्स कैश फ्लोज एंड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, जनरली एक रूल याद रखिएगा कि अगर आपके पास प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं तो आप प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से उसको डिस्काउंट करिएगा। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज हैं तो आप पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से डिस्काउंट करिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ें अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सवाल में अगर देखूँ तो फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 10% है, मार्केट इंटरेस्ट रेट केडी प्री टैक्स 10% है, टर्म इन ईयर्स 3 साल है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है और टैक्स रेट 30% है। देखिए ईयर नंबर 0, 1, 2, 3 3 साल आए, ठीक है ना। मैं पहले तो प्री टैक्स के हिसाब से सारा का सारा काम करता हूँ। यहाँ पर हम कैश फ्लोज लिखते हैं, सही है ना। यहाँ पर हम डिस्काउंट फैक्टर लिखते हैं और यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए पहले मैं जो कैश फ्लोज लिखता हूँ ना वो प्री टैक्स लिखता हूँ। प्री टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स से पहले। तो टैक्स से पहले या प्री टैक्स कैश फ्लोज का मतलब ये हो गया कि ईयर नंबर 1 पर मुझे 100 पर 10% कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल अगेन 100 पर 10% कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल 100 इंटू 10% ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। साथ में रिडेम्पशन एट पार है तो 100 रुपये भी मिलेंगे, तो 110 हुआ। और 10% का के डी प्री टैक्स है, तो के डी प्री टैक्स 10% का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। और प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट फैक्टर से और इसी तरह मैं करता रहा और मैंने फिर सबको ऐड अप कर दिया। तो देखिए आपका आंसर 100 आ गया। इस तरीके में, इस सिनेरियो में, इस वर्किंग में अभी मैंने क्या किया, मैंने प्री टैक्स कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया और उसको डिस्काउंट किया प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पर के डी प्री टैक्स दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। इफ़ेक्टिवली कंपनी जो है वो 10% का 10% की इफ़ेक्टिवली कंपनी की कॉस्ट नहीं है, यानी कि कंपनी का के डी पोस्ट टैक्स भी एक चीज़ है। और के डी पोस्ट टैक्स इस केस में क्या होगा, के डी प्री टैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स का रेट, ठीक है ना, यानी कि 7% होगा। क्योंकि हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो कि अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है
तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से कंपनी के जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो रिड्यूस होता है। टैक्सेबल अमाउंट रिड्यूस होने की वजह से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। यानी कि अगर कंपनी के रिकॉर्ड्स में 10 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो 3 रुपये उसे टैक्स कम देना पड़ेगा, तो केडी पोस्ट टैक्स उसका 7% होगा। इस हिसाब से अब ईयर 0, 1, 2, 3 और साथ में कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर्स और प्रेजेंट वैल्यूज़। अब मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगा? अब मैं आपके पास जो सवाल में दूसरी चीज़ लिखी हुई थी उस हिसाब से वर्किंग करूँगा, यानी कि मैं कैश फ्लोज भी पोस्ट टैक्स लिखूँगा अगर मैं पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट ले रहा हूँ। यानी कि कंपनी के एंगल से अगर सोचें तो कंपनी के एंगल से पहले साल का जो खर्चा है ना, पहले साल का जो नेट खर्चा है वो 7% 100 का यानी कि 7 रुपये है। दूसरे साल का खर्चा अगेन 100 का 7% यानी कि 7 रुपये है। तीसरे साल का अगेन खर्चा जो है, इनफैक्ट इसको यूँ भी लिख सकते हो, 100 का 10% एक खर्चा है और फिर जो 10 रुपये आप डेट पे कर रहे हो उस पर 3 रुपये टैक्स बच रहा है। इसी तरह से आखिरी साल भी 7 रुपये का नेट खर्चा है और रिडेम्पशन के 100 रुपये। अब आप डिस्काउंट फैक्टर्स भी जो यूज़ करोगे ना, वो डिस्काउंट फैक्टर्स भी आप यूज़ करोगे पोस्ट टैक्स, यानी कि 1 + 7% पावर 1। ठीक है ना? आपने अब जो रेट यूज़ करना है ना डिस्काउंटिंग का, वो भी आपने पोस्ट टैक्स यूज़ करना है, पोस्ट टैक्स रेट यूज़ करना है। पोस्ट टैक्स रेट्स के हिसाब से अगर डिस्काउंटिंग करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है टोटल, ये बनता है 100 रुपये। देखिए सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर जो आ रहा है आपका तो एब्सोल्युटली सेम आ रहा है। तो अगर केटी प्री टैक्स यूज़ कर रहे हो तो प्री टैक्स कैश फ्लोज, अगर पोस्ट टैक्स रेट यूज़ कर रहे हो तो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय एन इन्वेस्टर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज़ 12%। यानी कि एक इन्वेस्टर ये कहता है कि मुझे 12% के हिसाब से कमाई करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। हाउ मच मस्ट ही बी विलिंग टू इन्वेस्ट टुडे इन फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इफ द कैश इनफ्लोज और एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स आर एज मेंशन्ड बिलो। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट ए से जो कमाई होगी ना वो 112 रुपये होगी एक साल के बाद। अब अगर इसको 12% कमाना है अपनी इन्वेस्टमेंट पर तो ये आज कितने इन्वेस्ट करे? तो अगर आपको ये मालूम करना हो कभी भी कि आज कितने इन्वेस्ट करे जाएंगे, अगर एक साल बाद 112 रुपये मिलेंगे तो आज ये 112 तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि आप इसको डिस्काउंट करोगे। P = S डिवाइडेड बाई 1 + 12% यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पावर 1। पावर 1 क्यों? एक साल बाद 112 मिल रहा है। डिस्काउंटिंग क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज करेगा। 12% क्यों? क्योंकि ये इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आंसर क्या आता है? 100। यानी कि 100 में ये बता रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट ए में एक साल बाद 112 मिलेंगे और इसको 12% कमाई करनी है तो इसको 100 रुपये आज इन्वेस्ट करने चाहिए। होगा क्या कि आज ये 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा और इसने बोला हुआ था यार जितने भी मैं इन्वेस्ट करूं उस पर मुझे 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो 100 का 12%, 100 का 12% यानी कि इसको 12 रुपये का रिटर्न चाहिए और पहले साल के आखिर में इसको 112 रुपये मिल रहा। तो आप देखें इसने 100 इन्वेस्ट करे, इसको जो कमाना था वो 12 रुपये कमाना था। 12 रुपये का अगर लेट से हम बोलते हैं कि इसको रिटर्न चाहिए तो इसका मतलब एक साल के आखिर में इसको 112 रुपये मिलने चाहिए और वो मिल रहे हैं इसको। क्या आंसर आता है? 0। तो प्रोजेक्ट ए में अगर ये इन्वेस्टमेंट करें ना तो इसको 100 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट बी ये कहता है कि प्रोजेक्ट बी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पहले साल के आखिर में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल के आखिर में 125.44 मिलेंगे। अगेन अगर आपको ये मालूम करना हो कि आज कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो आप इसको डिस्काउंट कर लें, यानी कि 125.44 डिवाइडेड बाई 1 + 12%, 1 + 12% पावर 2।
125.44 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2, ठीक है ना। पावर 2 क्यों? क्योंकि 125.44 2 साल बाद मिलेंगे। और डिस्काउंटिंग क्योंकि क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज करनी है। तो सर आज 125.44 की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? नहीं बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आज से 1 साल बाद के 125.44 आज के 125.44 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आज 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, इसने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आज इसने 100 रुपये इन्वेस्ट करे। ये चाहता है कि सालाना बुनियाद पर ये 12% कमाए। ये चाहता है कि ये सालाना बुनियाद पर 12% कमाए। तो 100 का 12% क्या बनता है? 100 का 12% बन जाता है 100 का 12% बन जाता है 12। पहले साल के आखिर में क्या इसको कुछ मिल रहा है? नहीं, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो पहले साल के आखिर में इसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जानी चाहिए। कहाँ पर? 100 रुपये इसने इन्वेस्ट करे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। पहले साल का 12 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, यानी कि 12 रुपये ऐड करे। इसको मिला क्या? इसको पहले साल के आखिर में कुछ भी नहीं मिला। तो इसको अगर 12% कमाना है तो अब ये कहेगा कि यार अगर मुझे पहले साल के आखिर में कुछ नहीं मिला तो मेरी इन्वेस्टमेंट 112 हो गई। अगले साल के शुरू की वैल्यू कितनी हुई? अगले साल के शुरू की वैल्यू भी 112 हुई। अच्छा, अब इसको 12% कमाना है। हाँ, 12% कमाना है। तो 112 का हमने ले लिया 12%। 112 का 12% कितना बनता है? 112 का 12% 13.44 बनता है। इसको दूसरे साल के आखिर में, देखो ये पहले साल का शुरू था, पहले साल का आखिर, दूसरे साल का शुरू, अब दूसरे साल के आखिर की तरफ हम आ रहे हैं। क्या इसको दूसरे साल के आखिर में प्रोजेक्ट बी से कुछ पैसे मिल रहे हैं? हाँ, इसको 125.44 रिसीव हो रहे हैं। तो अब बताओ, देखो 112 पहले साल के आखिर में इसकी इन्वेस्टमेंट है टोटल। फिर दूसरे साल क्योंकि ये 12% कमाना चाहता है तो ये चाहेगा कि इतने पैसे अगर मेरे किसी के पास पड़े हुए हैं तो उस पर मैं 12% के हिसाब से 13.44 कमाऊँ। और इसको दूसरे साल के आखिर में 125.44 रिसीव हो रहे हैं। तो कहाँ आया? ज़ीरो पर। यानी कि ये बात सही है कि आज इसको 100 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तीसरा केस प्रोजेक्ट नंबर सी। प्रोजेक्ट नंबर सी में लिखा हुआ है कि 140.4928 इसको चाहिए मिलेंगे प्रोजेक्ट सी में अगर ये आज यानी कि ईयर 0 पर पैसे इन्वेस्ट करेगा। आई रिपीट, अगर प्रोजेक्ट सी में ये ईयर नंबर 0 पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसको तीसरे साल के आखिर में 140.4928 रुपीज़ मिलेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट इसको करनी चाहिए? अगेन आप 140.4928 को डिवाइड कर दो 1 प्लस 10%, सॉरी 12% का रेट है, 12% पावर 3 से। आंसर क्या आता है? सर आंसर 100 आता है। यानी कि हमें हमारा आंसर ये बता रहा है कि आज इसको 100 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। सर इसकी इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न चाहिए होता है, तो आप 100 का 12% ले लो। 100 का 12% कितना बनता है? 100 का 12% 12 रुपये बनता है। पहले साल के आखिर में प्रोजेक्ट से कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल के आखिर में इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो होकर 100 प्लस 12 माइनस 0 112 पर चली गई। दूसरे साल का स्टार्ट या पहले साल का आखिर, फिर इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में 12% कमाना है तो 112 पर 12% बनाया। इसको दूसरे साल के आखिर में भी कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। तो अब 112 प्लस 13.44 माइनस 0, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट 125.44 पर चली गई। तीसरे साल का शुरू 125.44, ये चाहता है कि जितना भी इसका अमाउंट इन्वेस्टेड हो उस पर इसको 12% का रिटर्न मिले, तो इसका 12% दिया। और इसको तीसरे साल के आखिर में कितने मिल रहे हैं? 140.4928। तो क्या सारी इसकी ख्वाहिशात पूरी हो गई? हाँ, तीसरे साल के शुरू की इन्वेस्टमेंट प्लस तीसरे साल जो इसको इंटरेस्ट चाहिए था माइनस जो तीसरे साल के आखिर में इसको मिला, देखें 0 पर आ रहा है, यानी कि ये 100 रुपये ही इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब प्रोजेक्ट डी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट डी में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक साल बाद 112, दूसरे साल के बाद 125.44 और तीसरे साल के बाद 140.4928 रुपीज़ रिसीव होंगे। जो अगर आप 12% का रिटर्न चाहते हो कमाना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो इनकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 प्लस 125.44 डिवाइडेड बाई 1
प्लस 12% पावर 2 प्लस 140.4928 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 3, यानी कि 300 बनता। देखिए, आपने अगर ये मालूम करना हो कि अगर एक बंदा चाहता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर 12% कमाए और आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज दिए हुए हों, तो आप सिंपल 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 उनकी डिस्काउंटिंग करोगे। 112 एक साल बाद मिल रहा है, 125.45 दूसरे साल के आखिर में मिल रहा है, और 140.4928 जो है वो तीसरे साल के आखिर में मिल रहे हैं। तो तीनों की डिस्काउंटिंग करी, 300 का अमाउंट बना। अब इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट डी में अगर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 तीनों पर 112, 125.44 और 140.4928 मिल रहे हैं, तो ये 300 रुपये इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ज़रा इसकी भी मूवमेंट बनाते हैं। देखिए, इसने 300 रुपये इन्वेस्ट करे, ये चाहता था कि ये अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो उस पर 12% रुपये कमाए, 12% इंटरेस्ट कमाए। तो 300 का 12% कितना बना? 300 का 12% 36 बना। पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट से इसको 112 मिल रहा है। तो देखिए, इसने ईयर 0 के स्टार्ट में, पहले साल के स्टार्ट में, ईयर 1 के स्टार्ट में 300 इन्वेस्ट करे थे। 12% के हिसाब से 300 पर पहले साल का इंटरेस्ट 36 बनता है, और इसको पहले साल के आखिर में 112 रुपये रिसीव भी हो रहे हैं, यानी कि इसको कुछ अपना इंटरेस्ट भी वापस मिल रहा है। 112 में 36 रुपये का इंटरेस्ट है, वो भी इसको मिल रहा है, और जो इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें से भी कुछ अमाउंट इसको वापस दिया जा रहा है। तो कितना बच गया? 224। ये दूसरे साल की स्टार्ट की वैल्यू हो गई। अब ये इसकी इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है अब इसको रिटर्न जो मिलेगा वो इसकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलेगा। तो अगर 224 दूसरे पूरे साल में इन्वेस्टेड है तो इस पर 12% का रिटर्न यानी कि 26.88 बनता है, और दूसरे साल के आखिर में इसको 125.44 मिल रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ क्या हो रहा है कि इसको कुछ अपने प्रिंसिपल वे से भी पैसे वापस मिल रहे हैं। तो 224 प्लस 26.88 जो दूसरे साल का इसको इंटरेस्ट चाहिए था अपनी इन्वेस्टमेंट पर, माइनस 125.44 ये जो ईयर नंबर 2 पर रिसीव हो गया इसको, तो बच भी गए 125.44। अब ये तीसरे साल का शुरू हो गया। अब अगर पूरे तीसरे साल इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी पड़ी रहती है और इसको उस पर 12% कमाना है, तो इसका 12% लिया, इसका 12% 15.0528 बना, और इसको मिल क्या रहा है? 140.4928। तो जनाब, अगर आप इसको चेक करोगे ना तो देखें ये ज़ीरो पर मैच हो रहा है। अगर हमने कोई गलती करी होती तो ये ज़ीरो पर मैच नहीं होता, लिहाजा प्रोजेक्ट डी में ये 300 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। और इफ़ेक्टिवली अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट ए ईयर 1 पर 112 कमा कर दे रहा था, प्रोजेक्ट बी 125.44 दूसरे साल के आखिर में कमा कर दे रहा था, और प्रोजेक्ट सी 140.4928 तीसरे साल के आखिर में कमा कर दे रहा था, यानी कि 100, 200, 300। यही 300 यहाँ का भी आंसर आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट डी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी तीनों मिलाकर जो कमा कर देते हैं उसके बराबर है। तो इंडिविजुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ए, बी और सी तीन अलग प्रोजेक्ट्स हैं, या डी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें तीनों की बातें शामिल हैं, तो जाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट बराबर आएगी। यानी कि पता ये चला कि अगर आपको ये मालूम करना होता है कि आप आज कितनी इन्वेस्टमेंट करो, अगर XYZ आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता हो और आपको ये पता हो कि फ्यूचर में आपकी क्या कमाई होगी, तो आप सिंपली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो, और प्रेजेंट वैल्यू से आपको ये पता चल जाता है कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा ना तो 12% कमा लूँगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा ना तो 12% अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमा लूँगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो 12% अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमा लूँगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो 12% हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमा लूँगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय एन इन्वेस्टर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज 12%. How much must he be willing to invest today in following projects if the cash inflows or annual returns from the projects are as mentioned below? अब प्रोजेक्ट ए एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पहले, दूसरे और तीसरे साल 12 रुपये 12 रुपये 12 रुपये मिल रहे हैं, और चौथे साल आपको 112 रुपये मिल रहे हैं। 12% का इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ और फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करता हूँ,
वैसे तो आप इसको यूं भी कर सकते हो कि ईयर 1 के 12 रुपये जो हैं वो 1 साल की डिस्काउंटिंग, ईयर 2 के 12 रुपये 2 साल की डिस्काउंटिंग, ईयर 3 के 12 रुपये 3 साल की डिस्काउंटिंग, ईयर नंबर 4 के 112 रुपये 4 साल की डिस्काउंटिंग। आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर मैं लेट से कि इसको ज़रा एक टाइम लाइन पर ड्राफ्ट कर दूं, मैं इसको यूं कह दूं कि आपके पास ईयर नंबर 1 है, इधर 12 है। अच्छा, आपको आना किधर होता है? ईयर 0 पर। ईयर नंबर 2 पर भी 12 है, ईयर नंबर 3 पर भी 12 है, और ईयर नंबर 4 जो है ना वहाँ पर 112 है। अब आपने सबको यहाँ पे लेकर आना है। ये अगर ईयर 1 2 3 पर अमाउंट सेम है और 4 के 112 जो है ना, 4 वाले 112, 4 वाले 112, इसको हम 12 प्लस 100 लिख देते हैं। यानी कि इफेक्टिवली ईयर 1 पर 12, ईयर 2 पर 12, ईयर 3 पर 12 और ईयर नंबर 4 पर 12 है। और ये 100 एक अलहदा अमाउंट है, इसको मैंने 112 को 200 में ब्रेक कर दिया। तो आपने शायद ऑर्डिनरी एनवीटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस N अपॉन I। P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस N अपॉन I। अच्छा देखिए, मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप ऐसा करेंगे ना कि ईयर 1 के 12 को 1 साल को डिस्काउंटिंग करें, ईयर 2 के 12 की 2 सालों की डिस्काउंटिंग करें, ईयर 3 के 12 की 3 सालों की डिस्काउंटिंग करें, ईयर 4 के 112 की 4 सालों की डिस्काउंटिंग करें, तो भी आंसर सेम आएगा। अलबत्ता ये फॉर्मूला भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 पर चारों साल 12-12 रुपये हैं, तो आप R12 बना दो, 1 माइनस 1 प्लस डिस्काउंटिंग का रेट जो कि 12% है, पावर माइनस 4 क्योंकि 4 बार 12 रुपये हैं, डिवाइडेड बाई 12%। ऐसा करो नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 ये काम करो। और इसमें ये 100 रुपये अभी इग्नोर हो गए ना, इसको इंडिविजुअली डिस्काउंट कर दो, यानी कि 100 को आप डिवाइड कर दो 1 प्लस 12% पावर 4 से, तो आपका आंसर जो है ना वो सेम आएगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, कंपोनेंट्स बड़े सिंपल से हैं। आर जो होगा ना वो हर साल वाली सेम अमाउंट होगी। पी जो होगा ना वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अगर ईयर नंबर 1, 2, 3 और 4 पर 12-12 रुपये हैं और आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके ये सारे 12 रुपये ज़ीरो पर आ जाएंगे। आई डिस्काउंटिंग का रेट होगा, और एन जितनी बार 12 रुपये, 1, 2, 3, 4 बार 12 रुपये थे ना, तो एन जो है वो 4 होगा। ठीक है, आई होप कि बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा ये जो 100 रुपये हमारे पास ईयर नंबर 4 पर थे ना, ये हमने अलग से ईयर 0 पे लेकर आ गए। ठीक है ना, तो अब ज़रा इसको सॉल्व भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। 12 इंटू और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 12% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12%। जितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उतने ही क्लोज कर दिए मेरे ख्याल में, और 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 4, 100 आ रहा है टोटल। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर 100 आएगा। और अगर आप इंडिविजुअली ईयर 1 के 12 को 1 साल की डिस्काउंटिंग, ईयर 2 के 12 की 2 सालों की डिस्काउंटिंग, ईयर 3 के 12 की 3 साल की डिस्काउंटिंग और ईयर नंबर 4 के 112 रुपये की 4 साल की डिस्काउंटिंग करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट ए सॉल्व किया। अच्छा, प्रोजेक्ट बी क्या है? प्रोजेक्ट बी में आपको ईयर 1 पर, ईयर 2 पर, ईयर 3 पर और ईयर 4 पर 12, 12, 12 और 12 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको ईयर 4 पर 112 रुपये नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोजेक्ट बी जो है ना, इसका आंसर सिंपली ये वाला पोर्शन होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 36.4481 होगा।
और अगर आप चाहें तो इसकी इंडिविजुअली डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं, वो मैं कर देता हूँ। 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 देखें सेम आंसर आ रहा है। ईयर 1 वाले 12 रुपये की 1 साल की डिस्काउंटिंग, ईयर 2 के 12 रुपये की 2 सालों की डिस्काउंटिंग, ईयर 3 के 12 रुपये की 3 साल की डिस्काउंटिंग और ईयर 4 के 12 रुपये की 4 साल की डिस्काउंटिंग, टोटल 36.44819 आता है और इस फॉर्मूले से भी यही आता है। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट सी है 12 पर ईयर फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आपको 12 रुपये 12 रुपये 12 रुपये 12 रुपये हर साल मिलते रहेंगे, या नंबर 1 पर 12 रुपये मिलेंगे, या नंबर 2 पर 12 रुपये मिलेंगे, या नंबर 3 पर 12 रुपये मिलेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसको हम परपेचुटी कहते हैं, लेकिन मैं ज़रा उस फॉर्मूले को वापस से बता दूं। देखिए, आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें। आपके सामने जो स्क्रीन पर फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। अब इसमें अगर ये n जो है ना वो लार्ज हो जाए, मिसाल के तौर पर ब्रैकेट में 1 प्लस 12%, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, बस इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पावर लेट से माइनस हो मे बी 450, ठीक है ना। देखो यहाँ तो फॉर एवर लिखा है ना, फॉर एवर का मतलब क्या हुआ, फॉर एवर का मतलब हुआ कयामत तक, ठीक है ना। और कयामत 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 50,000 साल बाद आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो अगर 450 होता तो ब्रैकेट क्या बन जाता, जो 1 प्लस आई पावर माइनस एन वाला ब्रैकेट है वो 1 प्लस 12% पावर माइनस 450 करते हैं। तो ये जो है ना 7.01133 ई माइनस 23, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये तकरीबन ज़ीरो आ रहा है, तकरीबन ज़ीरो आ रहा है। चले मैं 1 मिलियन डाल देता हूँ ना इसमें, तो आपको ज़्यादा बात बेहतर समझ में आएगी। यानी कि अगर ये कंपनी बोलती कि मैं 12 रुपये या ये इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 12 रुपये का रिटर्न हर साल मिल रहा होता 1 मिलियन सालों के लिए, तो 1 मिलियन सालों के लिए का मतलब ये हो गया कि ये पावर जो है, अगर मैंने 1 मिलियन डाली तो ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा ना, तो इसका मतलब फॉर एवर वाले केसेस में हमारा जो फॉर्मूला है वो P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस आई पावर माइनस n तो ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन आई ये बन जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये R ओवर आई बन जाएगा। यानी कि अगर कोई सवाल आपको ये बोले कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप आज इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12 रुपये मिलते रहेंगे फॉर एवर, हमेशा के लिए, ईयर 1 पर भी, ईयर 2 पर भी, ईयर 3 पर भी, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 भी, और क़यामत तक, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने R ओवर आई करना है। R ओवर आई का मतलब ये है कि 12 रुपये मुझे मिल रहे हैं R डिवाइडेड बाई 12% जो आई है या इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 100 रुपये। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट में मुझे आज 100 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए अगर मुझे हर साल 12 रुपये मिल रहा। ठीक है। अब सवाल ये आता है शायद कि सर अगर डिस्काउंटिंग करते हैं इंडिविजुअली हर टर्म्स की तो वो शायद 100 से ज़्यादा आता, नहीं आता। देखो पहले 12 रुपये की तुमने डिस्काउंटिंग करी थी ना यहाँ पर भी, प्रोजेक्ट बी के लिए, तो 10 समथिंग आया, फिर 9.5 समथिंग आया, फिर 8.5 समथिंग आया, फिर 7.6 समथिंग आया। 25, 30, 50, 100 साल बाद ये वैल्यू जो है ना वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी। समझ रहे हो। यानी कि लेट से अगर मैं बोलूँ कि 50 साल बाद की अमाउंट जो होगी 12 रुपये की, 50 सालों की उसकी डिस्काउंटिंग करें तो 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 50, तो ये तकरीबन ज़ीरो आ रहा है। चलो इसको पावर 100 कर दो, इसको पावर 250 कर दो, ठीक है ना, इसको पावर 5,000 कर दो, 1000 कर दो, मिलियन कर दो, ठीक है ना, मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, अच्छे से दोबारा से देखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 से ये पता चल गया कि यार, और 8 से भी ये पता चला कि अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके कोई पर्टिकुलर रिटर्न्स दिए हुए होते हैं और मेरी एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो मैं उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से फ्यूचर के रिटर्न्स की डिस्काउंटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने प्रूव भी किया कि इस हवाले से ऐसा हो रहा होता है कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ अ कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। नंबर 1, एनुअल डिविडेंड ₹12 पर ईयर फॉर एवर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द शेयर होल्डर इज 12%। देखिए जिस तरह से किसी प्रोजेक्ट की कोई इन्वेस्टमेंट है ना, कि आपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट किया, वो इतने देगा तो आपने उसको डिस्काउंट कर लिया, प्रोजेक्ट बी जो है वो इतने देगा, आपने डिस्काउंट कर लिया, सी जो है इतने देगा, आपने डिस्काउंट कर लिया, डी जो है इतने इतने और इतने देगा, आपने डिस्काउंट कर लिया। इसी तरह से कंपनी के शेयर्स बाय करना भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। और जिस तरह से हम किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो शेयर्स खरीदने के अगेंस्ट आपको जो रिटर्न आता है वो क्या आता है? शेयर्स खरीदने के अगेंस्ट आपको जो रिटर्न आता है वो आपके पास डिविडेंड आता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल के आखिर में 12, दूसरे साल के आखिर में 12, तीसरे साल के आखिर में 12, चौथे साल के आखिर में 12, और ऐसा चलता ही चला जाएगा। तो सीधी सी बात वो ये कर रहा है कि कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ अ कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। एक कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ढूंढो अगर उसका एनुअल डिविडेंड ₹12 है फॉर एवर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द शेयर होल्डर इज 12%। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई लिमिटेशन नहीं हो तो R/I, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 12%। 12 डिवाइडेड बाई 12%, यानी कि इस कंपनी का शेयर ₹100 का मार्केट में मिल रहा होगा। और चल क्या रहा होगा? देखो, ईयर 0 पर तुमने 100 का शेयर खरीदा, तुम चाहते हो कि तुम इस पर 12% कमाओ, तो 100 का 12% कितना बनता है? ₹12। तुम्हें मिल क्या गया? ₹12। तो 100 तुमने इन्वेस्ट करे थे, तुम ₹12 कमाना चाहते थे, तुम्हें ₹12 कंपनी ने दे दिए। साल के आखिर में वापस से 100 पर आ गई कहानी। अगले साल के शुरू में कहानी कहाँ है? 100 पर। फिर तुम चाहते थे कि 100 का तुम कितना कमाओ? 100 का तुम 12% कमाओ, तो ₹12 हो गया। तुम्हें ₹12 मिल गए, ₹12 मिल गए, तो वापस से 100 प्लस 12 माइनस 12, यानी कि तुम 100 पर आ गए। फिर वापस से उससे अगले साल के शुरू की वैल्यू क्या है? ₹100। तुम क्या चाहते थे? 100 का कितना कमाओ? तुम चाहते थे कि 100 का तुम 12% कमाओ। 12% क्या बना? 12। तुम्हें मिल क्या गया? 12 मिल गया। तो तुम्हारे पास वापस से वैल्यू क्या बच गई भाई? 100 इन्वेस्टेड थे साल के शुरू में, 12 में कमाना चाहता था, 12 कंपनी ने दे दिया, तो वापस से शेयर की वैल्यू ₹100 ही रही। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस और हैं इस हैंड आउट में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग इसको वाइंड अप करें, पहले 10 क्वेश्चंस और फिर हम मज़ीद आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं।